आज हम सेकंड बुक का चैप्टर 9 शुरू कर रहे हैं। शासक और इतिवृत्त मुग़ल दरबार। मुग़ल शासकों के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, बाबर के बारे में, अकबर के बारे में। तो उसी के बारे में हमने पढ़ना है कि मुग़ल शासकों के बारे में। तो जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन है, मुग़ल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे। इसका मतलब ये है कि जो मुग़ल साम्राज्य के शासक थे वो ये मानते थे कि हम मतलब अपने आप को देवताओं से जुड़ा हुआ मानते थे ये राजा, और ये मानते थे कि हम अगर जनता पर शासन कर रहे हैं तो ये भगवान की मर्जी है, ईश्वर ऐसा चाहता है कि हम जनता पर शासन करें। उसके बाद यहाँ से इस दृष्टि के प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशीय इतिहास लिखना और लिखवाना था। ये जो मुग़ल शासक थे ये अपना इतिहास जो है लिखते लिखवाते थे। मुग़ल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा। तो ये जो लिखने का काम था ये उन्होंने दरबारी इतिहासकारों को दिया था। इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया गया। यानी कि ये जो किताबें ग्रंथ मुग़ल राजा जो हैं दरबारी इतिहासकारों से लिखवाते थे, और उसमें वो अपने समय की जो भी घटनाएं होती थी उनके बारे में वो लिखवाया करते थे। और इसी को ही क्या नाम दिया गया है, क्रॉनिकल्स, यानी कि इतिवृत्त। तो इसका मतलब ये है कि इतिवृत्त इतिहास है जो मुग़ल राजाओं ने किताबों ग्रंथों में लिखवाया था दरबारी इतिहासकारों के ज़रिए, और इसमें उन्होंने अपनी सारी घटनाओं का कालानुक्रमिक विवरण दिया। यानी कि बिल्कुल समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे जो घटना हुई उसके हिसाब से उन्होंने इसका विवरण किया था, और इसी इतिहास को इतिवृत्त का नाम दिया गया। अब हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मुग़ल शासक और उनका साम्राज्य। मुग़ल नाम जो है वो मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है, यानी कि मंगोल शब्द जो है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है मुग़ल नाम की। यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है। आज अगर हम नाम लेते हैं मुग़ल तो हमारे सामने मुग़ल साम्राज्य आ जाता है। तो यानी कि मुग़ल नाम आज की डेट में एक साम्राज्य के बारे में बताता है। और लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। तो वो जो राजा थे उन्होंने अपने आप के लिए मुग़ल नाम नहीं चुना था, उन्होंने अपने को तैमूरी कहा, क्योंकि पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। जो तुर्की शासक तैमूर था उसके बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे करते करते जो है बाबर का जन्म हुआ। तो ये जो बाबर है पहला मुग़ल शासक, वो जो है तुर्की शासक तैमूर का वंशज था पितृपक्ष से, और ये जो बाबर है ये मातृपक्ष से चंगेज खान का संबंधी था और वह तुर्की बोलता था। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि जो मुग़ल शासक, जो सबसे पहला मुग़ल शासक था वो बाबर था। यानी कि बाबर से ही मुग़ल साम्राज्य जो है वो शुरू हुआ था। और बाबर जो है पितृपक्ष से जो है ये तुर्की शासक तैमूर का वंशज था, और मातृपक्ष से ये चंगेज खान का संबंधी था। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुग़ल शब्द का प्रयोग किया। यानी ये जो मुग़ल शब्द है ये 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने यूज़ किया था। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। साम्राज्य के संस्थापक, ये मुग़ल साम्राज्य की बात हो रही है। तो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर, ये उसका पूरा नाम है। जहीरुद्दीन बाबर को उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगाना से प्रतिद्वंदी उज़्बेकों ने भगा दिया था। उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया, और 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और संसाधनों की खोज में वो भारतीय उपमहाद्वीप में आगे की ओर बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जहीरुद्दीन बाबर है ये पहले फरगाना देश में था, वहाँ पे जो उज़्बेक लोग थे उन्होंने इसको भगा दिया, फिर ये काबुल में आया
और 1526 में इसको लगा कि भारत पर आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो बहुत अमीर देश था, बहुत खजाना था भारत में। और उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था, और इब्राहिम लोदी के अपने जो रिश्तेदार थे वो भी चाहते थे कि लोदी हट जाए और हम राजा बने। तो उन्होंने भी थोड़ा बाबर को वो करा कि तू इधर आके मतलब हमला कर लोदी के उसके ऊपर, इब्राहिम लोदी पर। तो वो 1526 में फिर पानीपत की लड़ाई हुई थी, और इब्राहिम लोदी को मारकर ये जो बाबर है ये खुद वहाँ पर शासन करने लगा। फिर इसका जो उत्तराधिकारी था, यानी इसका जो आगे बेटा हुआ, नसीरुद्दीन हुमायूं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1530 से 1540, और फिर उसके बाद गैप आ गया है, फिर है 1555 से 56। यानी कि पहले ये 1530 से 40 तक इसने जो है शासन किया, इसने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया। लेकिन फिर क्या हुआ, अफ़गान का जो नेता था शेरशाह सूरी, उससे ये पराजित हो गया और इसको फिर भारत छोड़कर भागना पड़ा। और उसके बाद 1555 तक मतलब ये काफ़ी बार इसने उससे लड़ाई करी, लेकिन ये हर बार हुमायूं जो है वो हारता रहा। और 1555 में हुमायूं ने जो है सुरों को पराजित कर दिया, और उसके बाद वापस उसको शासन मिल गया अपना। लेकिन 1 साल बाद ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो सबसे पहला जो मुग़ल शासक था वो आप लोगों ने पढ़ लिया, बाबर था, जहीरुद्दीन बाबर। और उसके बाद नसीरुद्दीन हुमायूं। और अब आप पढ़ोगे तीसरे के बारे में। 1555 के बाद 1556 में मृत्यु हुई हुमायूं की। अब उसके बाद जो है जलालुद्दीन अकबर का शासन आया। कई लोग जलालुद्दीन अकबर, उसका शासनकाल है 1556 से 1605, को मुग़ल बादशाहों में महानतम मानते हैं। जितने भी मुग़ल बादशाह रहे उसमें अकबर को सबसे महान बताया गया है, क्योंकि इसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया। यानी कि अकबर ने साम्राज्य का विस्तार तो किया ही किया, साथ में उसको समृद्ध बनाया, सुदृढ़ मजबूत बनाया उसने। अकबर ने हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, और ये जो ईरान के सफ़ावी थे या फिर तुरान के उज़्बेक थे, इनको भी उसने भारत में नहीं आने दिया। फिर अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 27, उसके बाद शाहजहाँ 1628 से 58, और उसके बाद औरंगज़ेब 1658 से 1707 के रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले 3 बहुत योग्य उत्तराधिकारी हुए। तो आपने मेन जो है मुग़ल शासक औरंगज़ेब तक ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जो मेन जो है औरंगज़ेब तक मुग़ल जो एम्पायर था, मुग़ल साम्राज्य जो था काफ़ी पावरफुल रहा था। और ये आपको नाम जो हैं याद तो करने ही करने हैं, साथ में इनका ये जो टाइम पीरियड है वो भी आपने याद करना है। उसके बाद अब इस पैराग्राफ पे आ जाओ। 1707 के बाद औरंगज़ेब की मृत्यु उपरांत जो राजवंश की शक्ति थी वो घट गई। यानी कि औरंगज़ेब के बाद राजवंश की शक्ति जो है वो कम हो गई। एक तो अंग्रेज़ भी यहाँ पर आ चुके थे, और कई क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी स्वायत्ता जो है अर्जित कर ली। यानी कि फिर अलग अलग जो है वो सरदार जो है अलग अलग राजा हो गए। तो 1857 का जो आखिरी मुग़ल शासक था उसका नाम आपने ध्यान में रखना है। तो 1857 में इस वंश का जो अंतिम वंशज था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, उसको अंग्रेज़ों ने उखाड़ फेंका। तो ये बहादुर शाह जफ़र के बारे में आप आगे के लेसन में पढ़ोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इतिवृत्तों की रचना। तो अभी जो हमने ये पहला टॉपिक पढ़ा है, इसमें आप जो है क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आप नोट कर लो। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो आपको पता ही है, जहीरुद्दीन बाबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बाबर किन 2 महान विजेताओं से संबंधित था। तो किन 2 महान विजेताओं से संबंधित था में आपने ये बताना है कि वो पितृपक्ष से जो है वो तुर्की शासक तैमूर से संबंधित था, और मातृपक्ष से वो चंगेज़ खान से संबंधित था।
उसके बाद ये आता है कि इनको मुग़ल नाम किसने दिया था। इनको मुग़ल नाम 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने दिया था। और उसके बाद आता है आपका जहीरुद्दीन बाबर का, कि वो कब भारत में उसने अपना शासन शुरू करा। उसके बाद जो हुमायूं है उसका शासनकाल, ऐसे औरंगज़ेब तक के जो हैं मुग़ल शासक जो थे, आपने उनके नाम और शासनकाल का उनका जो समय था वो भी ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इतिवृत्तों की रचना। अब इतिवृत्त भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इतिवृत्त क्या होता है। इतिवृत्त का मतलब जो किताबें ग्रंथ मुग़ल शासकों ने अपने दरबारी इतिहासकारों के ज़रिए लिखवाए थे और जिसमें उन्होंने अपने सारी घटनाओं का विवरण दिया था, उन्हीं को इतिवृत्त कहा गया। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इतिवृत्तों की रचना। तो इस टॉपिक के ऊपर ही एक क्वेश्चन बन जाता है कि इतिवृत्तों को तैयार करवाने में मुग़ल बादशाहों का क्या उद्देश्य था, यानी कि मुग़ल बादशाहों ने इतिवृत्तों की रचना क्यों करवाई थी, उन्होंने क्यों ये इतिवृत्त की रचना करवाई। तो इसका आंसर ये दूसरे टॉपिक में ही है। मुग़ल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये जो मुग़ल बादशाहों ने इतिवृत्त तैयार करवाए थे, इससे मुग़ल साम्राज्य के बारे में, उनके दरबार के बारे में बहुत नॉलेज मिलती है। अब उसका उद्देश्य मेन क्या था इतिवृत्त की रचना करने का, वो आप पढ़ेंगे। ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रायोजना के उद्देश्य लिखे गए थे। इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुग़ल शासन का विरोध किया था, यह बताना भी था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना नियत है। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे। तो इसमें आपका वो आंसर आ जाता है कि इतिवृत्त क्यों मतलब लिखवाए गए थे। तो मेन बात ये है कि ये जो इतिवृत्त है, इससे जो मुग़ल शासक थे वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि हम कितने पावरफुल हैं, और वो ये बताना चाहते थे उन लोगों को जिन्होंने मुग़ल शासन का विरोध किया था, उनको ये बताना चाहते थे कि भाई अगर तुम इस तरह विरोध करोगे तो तुम असफल ही रहोगे। वो अपनी पावर दिखाना चाहते थे इतिवृत्त के ज़रिए। दूसरा वो यह चाहते थे कि जो उनके आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी उनके शासन का विवरण जो है वो मिले। तो उन दो कारण थे इसके मेन। मुग़ल इतिवृत्तों के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे। इसका मतलब है कि जो मुग़ल के इतिवृत्त लिखे गए थे, उनको जो लिखने वाले थे वो दरबारी थे। निरपवाद रूप का मतलब ये होता है कि कोई इस बात के विरुद्ध नहीं खड़ा होता था कि दरबारी ही क्यों लिखेंगे। निरपवाद का मतलब कोई विरोध नहीं करता था इस बात का। तो इनके इतिवृत्तों को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो दरबार में काम करने वाले ही थे। तो उन्होंने जो इतिहास लिखे, यानी उन्होंने जो इतिवृत्त में लिखा, उसमें क्या क्या था। शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार, अभिजात, युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, ये सब थी। अकबर, शाहजहां और आलमगीर की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा। तो इस तरह से इतिवृत्तों के नाम दिए गए थे, जिससे ये पता चलता था कि जो लिखने वाला है वो बादशाह के इतिहास को और साम्राज्य दरबार के इतिहास को एक ही मानता था। यानी कि अकबरनामा है तो उसमें वो अकबर ने लिखवाया था, तो अकबर के समय में जो जो हुआ वो वहाँ पे लिखा गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.1 तुर्की से फ़ारसी की ओर। तुर्की से फ़ारसी की ओर का मतलब कि पहले तुर्की भाषा थी और फिर वो फ़ारसी की तरफ गए। तो मुग़ल दरबारी इतिहास फ़ारसी भाषा में लिखे गए थे। तो मुग़ल का जो दरबार का इतिहास है वो फ़ारसी भाषा में लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से पढ़ना है। चूँकि मुग़ल जो हैं वो चगताई मूल के थे,
चगताई मूल का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र के वंशज। तो ये जो मुग़ल थे, ये जो हैं तुर्की को अपनी मातृभाषा मानते थे। तो जो इनका सबसे पहला जो शासक था बाबर, उसने अपनी जो कविताएं वगैरह लिखी थी वो सब उसने तुर्की भाषा में ही लिखी थी। और आपने इससे पहले भी पढ़ा था बाबर का कि बाबर जो है वो तुर्की भाषा बोलता था। फिर अकबर ने क्या करा, सोच समझकर फ़ारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुग़ल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया गया होगा। तो अकबर ने जो है फ़ारसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, उसने उसको दरबार की प्रमुख भाषा भी बनाया। तो उसके बाद आगे लिखा हुआ है, फ़ारसी को दरबार की भाषा में का ऊंचा स्थान दिया गया और उन लोगों को शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। यानी कि जो फ़ारसी को अच्छे से बोल सकते थे, समझ सकते थे, उन लोगों को जो है ज़्यादा प्रतिष्ठा वगैरह मिली। राजा, शाही परिवार के लोग और दरबार के जो विशिष्ट सदस्य थे वो ये फ़ारसी भाषा को बोलते थे। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी के दौरान फ़ारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आए थे और वे अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे। तो फिर फ़ारसी जो है उसका हिंदवी के साथ संपर्क हुआ और फ़ारसी और हिंदवी का जब संपर्क हुआ तो एक नई भाषा बनी जो की थी उर्दू। तो इस तरह से उर्दू भाषा कैसे बनी, फ़ारसी का हिंदवी के साथ संपर्क होने से। तो कुछ शब्द उसमें फ़ारसी के हो गए, कुछ हिंदवी के हो गए। अकबरनामा जैसे मुग़ल इतिहास, ये जो अकबरनामा है ये भी इतिवृत्त है। तो ये जो इतिहास है अकबरनामा ये फ़ारसी में लिखा गया था, जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के नाम से तुर्की से फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। बाबर का आपको बताया था कि बाबर जो है वो तुर्की ही पसंद करता था, तुर्की ही बोलता था और उसने जो लिखा वो तुर्की में ही लिखा। तो उसकी जो चीज़ें थी तुर्की में, उसको फ़ारसी में फिर उनको मतलब ट्रांसलेट किया गया। मुग़ल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फ़ारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। ये जो महाभारत है, रामायण है, जो कि संस्कृत में थे ग्रंथ, उन्होंने इसको भी फ़ारसी भाषा में अनुवादित किया। महाभारत का अनुवाद राजमनामा के रूप में हुआ। तो महाभारत का जब अनुवाद किया गया तो वो महाभारत को फ़ारसी में राजमनामा बोला गया। राजमनामा का अर्थ ब्रैकेट में लिखा हुआ है युद्धों की पुस्तक। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है पांडुलिपियों की रचना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार ऐसे का ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि पांडुलिपि निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताएं, तो उसमें ये 2.2 सारा आएगा। और कई बार 1 नंबर में आ जाता है कि किताब खाना से आप क्या समझते हैं, या पांडुलिपियों की रचना में किस किस कार्य के लोग शामिल होते थे, या ये सुलेखक किसे कहते थे, ये सब आ जाता है। तो इसमें 2.2 में कई क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पांडुलिपि किसे कहते हैं। मुग़ल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। तो पांडुलिपि आपको पता चल गया, हाथ से लिखी हुई जो है पुस्तक उसको पांडुलिपि कहते हैं। तो पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना था। यानी कि पांडुलिपि की रचना का प्रमुख केंद्र जो था वो कौन था, शाही किताब खाना। अब वैसे तो किताब खाना का अर्थ होता है पुस्तकालय, यानी कि लाइब्रेरी, यानी कि जहाँ पर किताबें हमें मतलब रखी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो किताब खाना जो था वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बादशाह की जो पांडुलिपियाँ हैं उन्हें तो संग्रह करके रखा ही जाता था, साथ ही साथ नई पांडुलिपियों की रचना भी
की जाती थी। तो शाही किताब खाना वो जगह थी जहाँ पर बादशाह की जो है पांडुलिपियाँ उन्हें संभाल कर भी रखा जाता था और नई पांडुलिपियों की रचना भी वहाँ पर की जाती थी। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत से लोग शामिल होते थे। यानी कि जब पांडुलिपि की रचना होनी है, कोई भी पांडुलिपि लिखी जाएगी तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते थे। ऐसा नहीं है कि एक आदमी बैठकर सारी पांडुलिपि लिख रहा है, उसमें अलग अलग काम होते थे और अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग व्यक्ति होते थे। जैसे कि कागज़ बनाने वालों की पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने, तो कागज़ बनाने वाले होते थे वो पांडुलिपि के पन्ने तैयार करते थे। सुलेखक होते थे जो पाठ की नकल तैयार करते थे। कोफ्तगर होते थे जो कि पृष्ठों को चमकाने का काम करते थे। चित्रकार होते थे जो कि वहाँ पे जो भी लिखा होता था उससे संबंधित चित्र बनाते थे। जिल्द साज होते थे जो कि सारे पन्नों को अपना इकट्ठा करके उसे अलंकृत आवरण का मतलब ये है कि भाई वो जो जिल्द साज होता था वो अलंकृत आवरण में बिठाने के लिए आवश्यकता होती थी। यानी कि वो जिल्द साज जो है वो सारे पन्नों को इकट्ठा करके उसको जैसे जिल्द चढ़ाते हैं उस तरह से इकट्ठा करता था। तो जो तैयार पांडुलिपि होती थी उसे एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। जब पांडुलिपि तैयार हो जाती तो वो एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु भी होती थी, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य का कार्य भी होती थी। आगे लिखा हुआ है कि पांडुलिपि को आपने पढ़ा कि पांडुलिपि की रचना में बहुत सारे शामिल थे लोग, लेकिन उसमें जो सुलेखक होते थे और जो चित्रकार होते थे उनको उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली। यानी कि इनको बहुत मान सम्मान मिला, यश मिला इनको। लेकिन कुछ अन्य जो लोग थे जैसे कि कागज़ बनाने वाले थे या जिल्द साज थे, ये गुमनाम कारीगर ही बनकर रह गए, यानी इनका कोई नाम नहीं हुआ। उसके बाद आगे लिखा हुआ है सुलेखन, यानी कि हाथ से लिखने की कला। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल माना जाता था और इसका प्रयोग अलग अलग शैलियों में होता था, यानी लिखने के अलग अलग तरीके होते थे। अब ये अकबर की जो पसंदीदा शैली थी, अकबर को कौन सी शैली पसंद थी? नस्तलिक शैली उसे पसंद थी। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर की पसंदीदा शैली कौन सी थी, तो आंसर हो गया नस्तलिक। अब नस्तलिक शैली में क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता था, जैसे वो जो कलम होती थी उसको स्याही में डुबो कर रखा जाता था और उसी से फिर वो मतलब लिखते थे। तो इस तरह से आपने जो है आज 2 टॉपिक्स करे हैं। पहले टॉपिक के जो क्वेश्चन थे वो आपको बता ही दिए मैंने। मुग़ल शासक और उसका साम्राज्य जो पहला टॉपिक है उसमें मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक भी आपको पता होना चाहिए और औरंगज़ेब तक जो शासक थे उनका नाम और उनका शासनकाल का समय पता होना चाहिए। बाबर किस किस से संबंधित था ये पता होना चाहिए। फिर सेकंड टॉपिक में आपको ये पता होना चाहिए कि इतिवृत्त क्यों लिखवाए जाते थे। उसके बाद जो है आपने पांडुलिपि की रचना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सारे आपको स्टेप्स एज इट इज़ पता होने चाहिए। और कई बार जैसे रचना के चरण पूछे जाते हैं तो ये जो हमने पढ़ा है वो सारा उसका आंसर पॉइंट्स में जाएगा। और कई बार छोटे नंबर में शाही किताब खाना पूछ लेते हैं या अकबर की शैली को पूछ लेते हैं। तो ये जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ वो बेटा अपनी कॉपी में भी आप लोगों ने करने हैं।